हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 है, चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कवर किए थे, जिसमें आपको एक था ऑटोगैमी, जो कि आपका सेम फ्लावर में हो रहा था, दूसरा था हमारा गेइटोगैमी, जो आपका सेम प्लांट में था लेकिन डिफरेंट फ्लावर था। फ्लावर कैसा था? डिफरेंट था। ठीक है, बट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। एक फिर आपका जेनोगेमी था, जो कंप्लीटली प्लांट भी डिफरेंट था, जिसमें क्या था? प्लांट भी डिफरेंट था। ये चीजें आपको बिल्कुल भूलनी ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। अब हमने ये लेक्चर 3 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद में हमने कवर किया था कि 3 टाइप्स के आपके फैक्टर्स होते थे, पॉलिनेटर्स होते थे, जिसमें 2 आपके अबायोटिक थे। कौन कौन से? विंड एंड वाटर, ये अबायोटिक थे। और एक आपका बायोटिक फैक्टर था, जिसको आपने बोला था एनिमल, जो था आपका बायोटिक फैक्टर था, जिसमें से जो ज्यादा मेजरली था वो आपका बायोटिक फैक्टर ही था। बायोटिक फैक्टर में सबसे लीस्ट आपको जो 30 जेनेरा तक लिमिटेड था, वो आपका था वाटर पॉलिनेटेड। इनके फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जैसे कि विंड वाले में फीदर स्टिग्मा होता था, वाटर वाले में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती थी पॉलन ग्रेन्स के ऊपर। या फिर आप बात करें बायोटिक की, तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स या एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होता था? नेक्टर और फ्लोरल रिवार्ड्स होते थे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ही क्लास में हम कवर करने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, और कैसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, उसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं? कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट एक कंडीशन होती है, ठीक है, फ्लावर्स, किसी भी फ्लावर की, कि वो खुद से ही, अपने ही जेनेटिकली खुद से ही वो क्या कर ले? रिप्रोड्यूस कर ले। फ्लावर एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। जैसा कि मैंने बताया, उसी को इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो कहता है कि मेजॉरिटीली तो ऐसे ही होता है, मेजॉरिटीली तो ऐसे ही होता है। फिर कहते हैं कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई है, मैंने आपको पहले के किसी लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में ये चीज बताई थी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जब आप प्योर लाइन सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सारे रेसेसिव कैरेक्टर्स, सारे जो रेसेसिव आपके कैरेक्टर्स हैं, वो डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो शो होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। वो कंडीशन आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस, यहां पर डिवाइसेस कहना वर्ड ठीक नहीं है वैसे, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स उनके पास में, खुद के पास में है, कि वो अवॉइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं और एनकरेज कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये कौन से डिवाइसेस होते हैं या फिर कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो कहते हैं इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है सेम टाइम पर, यहां पर सिंक्रोनाइज का जो मतलब है वो है सेम टाइम पर ना हो, डजंट टेक्स प्लेस ऑन सेम टाइम, सेम टाइम पर ना हो, उस आप कंडीशन को कह सकते हैं कि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, एक दूसरे के साथ में जो कंपैरेटिव जो मैच्योरेशन है वो नहीं हो रहा है।
Either the pollen is released before the stigma becomes receptive. अब ऐसा क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है कि सिंक्रोनाइज नहीं है? तो कहता है या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाए, ये स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आई नहीं और पॉलन रिलीज हो गया, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिविटी गेन कर ले और पॉलन रिलीज ही ना हो, है ना, कि पॉलन रिलीज का तो टाइम हुआ ही नहीं है और स्टिग्मा ने रिसेप्टिविटी गेन कर ली है. In some other species, the anther and the stigma are placed at the different positions so that the pollen can't come in contact with the stigma of the same flower. ये भी कंडीशन होती है भाई. एक कंडीशन ये है कि एंथर तो यहां है, पॉलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा यहां है, तो वहां से वहां तक आने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये भी तो एक चीज को मना कर रहा है ना कि भैया हम नहीं कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन. तो वो वही बात कह रहा है कि सेम फ्लावर के अंदर काफी ज्यादा दूर दूर या डिफरेंट पोजीशन पर होने की वजह से भी, या फिर चलिए ये कंडीशन नॉर्मल है, यहां से आ सकता है, लेकिन सपोज करिए जहां पे आपका स्टिग्मा ऊपर हो और पॉलन नीचे हो. अब कैसे हो, विंड भी चलेगी तो ग्रेविटी से नीचे आएगा. अब ऊपर कैसे जा सकता है? तो ऐसी चीजें, ऐसे डिवाइस, ऐसे टेक्निक्स खुद फ्लावरिंग प्लांट्स खुद इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सकें. बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगेमी. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि ऑटोगेमी प्रिवेंट करते हैं ये, ठीक है. थर्ड डिवाइस, एक और डिवाइस है जिसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं. इसका मतलब क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि खुद से ही उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, खुद से ही उसको प्रॉब्लम है, वो खुद के ही फ्लावर में जाकर के सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं ही करा सकता. ये वो वाली कंडीशन है. तो इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म. ये क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन को फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. इसको स्टार मार्क करेंगे. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है कि ऐसा हो जाता है कि आपका जो जेनेटिकल मैकेनिज्म है कि वो खुद के मतलब ऑटोगेमी को वो प्रिवेंट करेगा, सेल्फ पॉलन वो फर्टिलाइज करेगा ही नहीं. Another device to prevent the self pollination is to produce the unisexual flowers. फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल कर लो, अपने आप ही नहीं होगी ऑटोगेमी सेम फ्लावर में. भाई जब एक ही गैमीट एक फ्लावर के अंदर होगा तो वो कैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी कंडीशन ला सकता है ना. अब देखो, if both male and female flowers are present on the same plant such as the castor and maize, mark these examples. अब आप कहोगे सर ये किस चीज के एग्जाम्पल है? ये है मेल और फीमेल, दोनों के दोनों जो हैं वो सेम फ्लावर पर होंगे, सेम प्लांट पर. इस कंडीशन को आप बोलते हो मोनोइशियस. मार्क दिस स्टेटमेंट, मार्क दिस वर्ड मोनोइशियस. मोनोइशियस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर मिल जाएंगे. कैस्टर और मेज के एग्जांपल्स हैं. फिर कहता है इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट गेटोगेमी. इससे क्या मतलब है? ये ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि फ्लावर एक है, उसके अंदर गेमीट एक है, लेकिन प्लांट एक है तो उसमें तो काफी सारे फ्लावर्स है ना, तो एक मेल वाला गैमीट वाला, एक फीमेल गैमीट वाला. इस तरीके से करके ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं मोनोइशियस कंडीशन. इन सेवरल स्पीशीज सच एज द पपाया, male and female flowers are not present, are present on the different plants, are not present on the same plant. पपाया एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसको मार्क करिएगा, जो कि डायोशियस का है, जिसमें आपको मेल और फीमेल एक प्लांट पर मिलेगा ही नहीं. ठीक, मेल और फीमेल एक प्लांट पर मिलेगा ही नहीं, अलग अलग प्लांट पर होंगे, जिसमें कंप्लीट जेनोगेमी होने वाली है. उसको आप कंडीशन को कहेंगे डायोशी. Then this condition prevents the both autogamy and gametogamy.
तो यही तो बताया था कि यही वो कंडीशन है जो ऑटोगैमी और गेइटोगैमी दोनों को प्रिवेंट करती है ना। भाई कंप्लीट ज़ैनोगैमी हो रही है ना, तो वो ऑटोगैमी और गेइटोगैमी दोनों कंप्लीट करेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो रही थी लेकिन गेइटोगैमी नहीं हो रही थी। यहां पर डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मार्क कर लीजिए, एग्जाम्पल्स मार्क कर लीजिए, यहां से यहां तक जितना पढ़ाया एग्जाम्पल्स मार्क कर लीजिए। समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके समझ लीजिए। देखिए, ये हमने आपको भी बताया। अच्छा, ये आगे आएगा आपका, इसको आगे देखते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये जो अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के ही डायग्राम्स हैं। ठीक है, किस किस तरीके से क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आई है डज नॉट। ये डज नॉट देखना मत भूल जाना। इसका कहने का मतलब है इस लाइन में कि पॉलिनेशन अगर हुआ है तो जरूरी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पोलन वहां पर गए होंगे और पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन भी हो जाए। ठीक है, कहता है ऑफन पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप के होंगे आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, चाहे वो सेम प्लांट के हो। सेम प्लांट कैसे, एक कंडीशन अभी बताई थी ना आपको सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की, तो वो इसमें ही आती है कि रॉन्ग टाइप के हो गए। ठीक है, या फिर अदर स्पीशीज से गलत आ गए कि हो ही नहीं सकते फर्टिलाइज, वो भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type, compatible, or it is of wrong type, incompatible. Mark this statement, the most important statement, कि पिस्टल डिसाइड करता है, पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की कि इनकॉम्पैटिबल है या कॉम्पैटिबल है। ठीक है, इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट करेगा और पॉलन accepts the pollen and promotes the post pollination events that led to the fertilization। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि बाकी जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स यानी कि पॉलिनेशन के जो बाद के इवेंट्स है वो कैरी ऑन होंगे। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप हो जाए तो भाई अभी तो राइट टाइप की बता दी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर रॉन्ग टाइप हो जाए तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा पॉलन को। ठीक है, प्रिवेंटिंग द पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। वो उसको प्रिवेंट करेगा, रिजेक्ट कर देगा, वो ग्रोथ ही नहीं होने देगा पॉलन ट्यूब की, तो पॉलन जर्मिनेशन होगा ही नहीं। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and the pistil। ये स्टेटमेंट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में आती है। तो सर इसमें ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। कहां पे होते हैं, यहां पे जो कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन लिखा है ना, तो किस किस के बीच में वो डायलॉग चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में वो डायलॉग चलेगा और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लाइन के अंदर दिस pollen is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। It is the only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejections। तो इनके बारे में भी रिसेंट रिसर्चेस चल रही हैं और रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा बॉटनिस्ट ने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि कौन के क्या क्या कारण होते हैं उनके इंटरेक्शन के जो कि उनको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में जो कि उनको मतलब
एक तरीके से मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एज मेंशन अर्लियर, पहले ये मेंशन कर चुके हैं, अब क्या मेंशन करा है सर? अबे रुको, आगे बता रहा है, करेक्ट। Following compatible pollination, the pollen grains germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of them jump pore. ये चीजें पहले बताई जा चुकी हैं कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो जम्प पोर के थ्रू होती है ना। ये चीज पहले बताई जा चुकी है। पॉलिनेशन में पॉलन वाले आप पॉलन वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई है तो वो पॉलन ट्यूब में जो कंटेंट है पॉलन ग्रेन का वो जाएगा, और पॉलन ट्यूब ग्रो करती करती क्या कर जाएगी? स्टिग्मा तक। क्या करेगी? स्टिग्मा तक जो है वो पहुंच जाएगी एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। तो अब क्या हुआ? ये इवेंट्स है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड स्टेज। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो सेल्ड स्टेज में होती है, जिसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव होती है, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी भी थी जिसमें दो जनरेटिव और एक वेजिटेटिव थी। इन सच प्लांट्स, इन वाले प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं, टू सेल्ड कंडीशन वाले की, इसको मार्क कर लीजिए कि टू सेल्ड कंडीशन वाले की बात कर रहा हूं। जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। तो जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है ना, ये तभी डिवाइड कर जाती है, यानी कि डिवाइड तो करनी है, पहले करनी है या बाद में करनी है वो डिपेंड करता है। इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, जो प्लांट थ्री सेल्ड कंडीशन में पॉलन को शेड कर देते हैं, पॉलन छोड़ देते हैं, पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो पहले से दो मेल गैमीट लेकर के आ रहा है, यहां पे बाद में बना था, है ना। यहां पे क्या बना था? ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। और इसमें क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से है। तो थ्री सेल्ड और टू सेल्ड में कंफ्यूज नहीं होना है भाई। थ्री सेल्ड है तो तीन हो गई ना, तो पहले से ही डिवाइडेड है ना। अब टू सेल्ड है तो बाद में डिवाइड होगा, कब? ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? राइटिंग भी ऐसी आ रही है आज तो। अब कहते हैं पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी में जैसे ही वो पहुंचेगा, एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोफाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपेरेटस। जो पॉलन ट्यूब होती है वो अब जा चुकी है, वहां पे ओवरी तक पहुंच चुकी है। अब वो एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर, किधर से? माइक्रोफाइलर एंड से, क्योंकि वहां पे आपका जर्म पोर था। और फिर वो एंटर कर जाएगी साइनर्जिड्स में थ्रू द फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। ये देखिए, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस है अपने, यहां से पॉलन ट्यूब ये रही, ये यहां से एंटर कर गई, ठीक है। दिख गया? चलिए, many recent studies have shown that the filiform apparatus present at the microphylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together refers to as pollen pistil interaction. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पे पॉलन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। As pointed out earlier, pollen pistil interactions is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. भाई वो पिस्टल के हाथ में तो है ना, वो एक डायनामिक प्रोसेस होती है, इसको मार्क कर लीजिए कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। मार्क दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द पोलन रिकॉग्निशन, इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो उसको प्रमोशन करे या इनहिबिशन करे। प्रमोशन कब करेगी? जब वो फर्दर उसको फर्टिलाइजेशन के लिए भेज देगी। इनहिबिशन कब करेगी? जब वो उसको रिजेक्ट कर देगी।
The knowledge gained in this area would help the pollen breeder in manipulating pollen pistil interaction even in the incompatible pollinations to get desired hybrids. और इसी के बारे में, अगर इसके बारे में किसी को अच्छी खासी नॉलेज हो या किसी को भी अच्छी खासी नॉलेज होती है इन चीजों के बारे में, तो वो उनको हेल्प कर सकती है डिजायर्ड हाइब्रिड्स बनाने के लिए। ठीक है, इनकम्पेटिबल और कंपेटिबल की जिसको नॉलेज होगी वो अच्छे से इसकी जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ में एक हाइब्रिड बना सकता है जो कि काफी ज्यादा इकोनॉमिकल और काफी ज्यादा अदर वैल्यूज का हो। यू कैन इजीली स्टडी। अच्छा, अभी ये इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आएगा आगे, लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, अब पॉलन ग्रेन जो है वो शेड हो गए हैं, ठीक है, वो जाएंगे पिस्टल से इंटरेक्शन करने, रिजल्ट्स इन आइदर इनहिबिशन ठीक है और रिजेक्शन। ठीक है, यही दो कंडीशंस हैं, या तो इनहिबिशन होगा या रिजेक्शन होगा। अगर सॉरी दोनों एक ही वर्ड हो गए, या तो इनहिबिशन होगा या फिर एक्सेप्टेंस होगा। अगर एक्सेप्टेंस होता है तो इनहिबिशन होगा तो वहीं पर रुक जाएगा, एक्सेप्टेंस होगा तो क्या, पॉलन ट्यूब की क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, इफ एक्सेप्ट पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तो 3 सेल्ड स्टेज में ही वो वहां पर जाएगा, और पॉलन ट्यूब किससे जाकर के मिलेगा, पॉलन ट्यूब आपका जाकर के मिलेगा फिलीफॉर्म एपेरेटस से। फिलीफॉर्म एपेरेटस से पॉलन ट्यूब जाकर के मिलेगा और वहां पे वो कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आया? ओके, यहां तक आ गए। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के या फिर पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे। ठीक है, you can easily study pollen germination by dusting some pollen from the flowers such as the pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of the sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. अब आपको क्या करना है कि इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि सुगर सॉल्यूशन क्या लेना है और 15 to 30 मिनट्स कितने टाइम तक उसको छोड़ना है अगर हमें पॉलन देखने हैं। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने सजेस्ट बोला बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce the commercially superior varieties। हमने बताया था कि अगर इसको किसी को नॉलेज होगी तो वो बेस्ट हाइब्रिड्स इसमें से बना सकता है। तो इन्होंने वही बोला है कि सुपीरियर वैरायटीज, डिजायरेबल कैरेक्टर्स की सुपीरियर वैरायटीज बनाने के लिए अलग अलग उनका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं पढ़ने से पहले बता देता हूं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जो ह्यूमंस के थ्रू कराई जाती है जबरदस्ती। जबरदस्ती क्या क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आपको एक वो लेना होता है, क्या कहते हैं, एक डिजायरेबल पॉलन सिलेक्ट करने होते हैं और डिजायरेबल आपको फीमेल फ्लावर सिलेक्ट करना होता है, पिस्टल, स्टिग्मा,
अब आप क्या करते हैं, उसको, ये होती है इमस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक होती है एक, उसके थ्रू उसको आप डिजायरेबल प्लांट पर ही शेड कराते हैं पॉलन को, और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। In such crossing experiments में it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from the contamination। केवल डिजायर्ड पॉलन ही यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि ये पॉलन अच्छा है, इससे अगर हम इस फ्लावर के साथ में या फिर इस स्टिग्मा के साथ में इसको शेड कराएंगे तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, डिजायरेबल रिजल्ट हमें चाहिए फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन्स। दिस इज अचीव्ड बाय द इमस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक्स। मैंने बताया था इमस्कुलेशन का मतलब होता है इमस्कुलेट करना, और बैगिंग का मतलब आपको पता है कि रैपिंग करना किसी को। आगे देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। If the female parent bears bisexual flower, अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर करती है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों होते हैं, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप नेसेसरी। आपको फोर्सेप का यूज करके फ्लावर्स की जो बर्ड्स है उस बर्ड कंडीशन में ही एंथर को रिमूव कर लेना है। इसको इमस्कुलेशन कहते हैं, एंथर को इमस्कुलेट कर लेना है। ठीक है, इस इमस्कुलेशन कहते किसे हैं? एक्चुअल में यहां से जो क्वेश्चन आपका आता है वो ये आता है कि इसकी सीरीज बतानी होती है पूरी, कि कैसे कैसे प्रोसेस बतानी होती है कि कैसे कैसे इमस्कुलेशन और ये जो ये बैगिंग टेक्निक है काम आ रही है। ठीक है, इमस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग। एक बैग से वो इमस्कुलेट, क्योंकि वहां से हमने क्या करा है, पॉलन ग्रेन्स को हटा दिया, अब उसको बैग करेंगे, उसको एक बैग से टाई अप करके और उसको पूरा कंटेमिनेट कर देंगे। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, ये बैग बटर पेपर से बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। क्योंकि हमने उसको पैक कर दिया है, हमने उसको बैग्ड कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम प्रोसेस का बैगिंग है। तो ध्यान रखना, पहले इमस्कुलेशन आता है, सबसे पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी, एक प्रोसेस जो इसमें इमस्कुलेशन है, देन हम बैगिंग करा रहे हैं। ठीक है, when the stigma of the bagged flower attains receptivity, जब वो bagged flower जो है उसका स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को अटेन कर लेगा, तो जो हमारे पास में जो डिजायरेबल पॉलेंस है, मेच्योर पॉलेंस कलेक्टेड फ्रॉम दी एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, उनको जबरदस्ती उस पर डस्ट करा दिया जाता है और फ्लावर को वापस से रीबैग्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थर्ड स्टेप कौन सा था, डस्टेड पॉलन ऑन स्टिग्मा, और फोर्थ स्टेप क्या था, रीबैगिंग। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप पक्के से ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एंड द फ्रूट अलाउड इट टू डेवलप। ठीक है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है तो हमारा ये वाला स्टेप कट जाएगा। तो क्वेश्चन में जब आपको गिवन हो तो वो वहां पे वो चीज देखना कि उसमें उसने बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए बोला है या यूनिसेक्सुअल के लिए बोला है। अगर यूनिसेक्सुअल के लिए बोला होगा तो आप इसको नहीं लगाएंगे, और अगर बाइसेक्सुअल के लिए बोला होगा देन ये रिक्वायर है। यहां पे हम लिख देते हैं फॉर बाइसेक्सुअल, और इससे नीचे का ये जो तीनों चीजें हैं ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में सेम रहती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द पॉलन द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, रिसेप्टिविटी को गेन कर ले, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए, pollination is carried out using the desired pollen and the flowers rebagged, और फ्लावर को वापस से रीबैक करा दिया जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की कंडीशन बता रहे हैं जो कि हमने यहां पर आपको बता दी है।
ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप दोबारा से उसको एक बार देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी ऐसा पैराग्राफ, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, वापस देखने पर भी समझ में नहीं आया है, तो आप उसको कमेंट करके बोल सकते हैं और हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें जो आपके डाउट्स होंगे उनको ही लेंगे और उन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई और भी डाउट है, अदर डाउट जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, लेकिन आपको उसका डाउट आ रहा है, आप उस चीज को भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको सेपरेट क्लास में, जो कि डाउट क्लास होगी, हर एक चैप्टर की अलग होगी, उसमें हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी एक दिन के बाद, वही 7 PM पे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।